प्रयास करेंगे। उसके बाद से एक एक करके एक एक स्लाइड में जो है जो पुरानी विचारधाराएं हैं शिक्षण से संबंधित, चाहे आपका आदर्शवाद है या प्रकृतिवाद है या प्रयोजनवाद, उनको हम समझते हुए चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर सारा कुछ मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिख रखा है और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करने का भी प्रयास करूंगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर पॉइंट में मैंने क्या बताया कि शैक्षणिक प्रक्रिया को 3 प्रश्नों के आधार पर तय किया जाता है। यानी कि जो भी शैक्षणिक प्रक्रिया आपकी चल रही है, आप किसी क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है कि ये 3 प्रश्नों के आधार पर तय किया जाता है कि शैक्षणिक प्रक्रिया किस प्रकार की होगी। इसमें 3 क्वेश्चन कह लीजिए या 3 बातें महत्वपूर्ण है, क्यों, कैसे और क्या। अब एक बात आपको याद रखना है कि जब भी कोई छोटा बच्चा होता है माँ के गर्भ में और उसके बाद जैसे ही वो दुनिया में आता है या सामाजिक जो परिवेश है उसमें आता है, तब वो इधर उधर अपनी आंखें घुमाकर देखता है आखिर मैं कहाँ पर आ चुका हूँ, और बहुत सारी घटनाएं आसपास घटित होती हैं। वो सोचता है ये क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, आखिर इससे क्या मतलब है मेरे से और उसके बीच में। तो जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उसको शिक्षा दी जाती है, परिवार के द्वारा बताया जाता है ये कौन है वो कौन है। फिर वो औपचारिक शिक्षा के लिए स्कूल में संस्थान में जाता है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सामाजिक चीज़ें सीखता है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि शैक्षणिक प्रक्रिया में 3 प्रश्नों के आधार पर जो है तय किया जाता है, इसमें क्यों, कैसे और क्या है। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। आप भी कुछ भी कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है क्यों हो रहा है, आप उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। अगर किसी परीक्षा में आप असफल होते हैं तो आप ये सोचते हैं कि क्यों मैं इस परीक्षा में असफल हो रहा हूँ और कैसे मैं इस परीक्षा को पास कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपके मन में उठती हैं। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद से दूसरे पॉइंट में मैंने बताया कि क्यों का उत्तर सबसे महत्वपूर्ण है, यह दर्शन शास्त्र द्वारा दिया जाता है। यानी कि क्यों जो यहाँ पर आपकी क्वेश्चन की जो क्वेरी है ये उठ रही है, तो ये जो है दर्शन शास्त्र के द्वारा जो है इसका जवाब दिया जाता है। और फिर उसके बाद कैसे का उत्तर मनोविज्ञान और क्या का उत्तर समाजशास्त्र द्वारा दिया जाता है। इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट में मैंने क्या बताया कि इसलिए हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि शिक्षा का मूल आधार दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र है। यानी कि यही जो आपका ये जो शिक्षण वाला पहलू है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि शिक्षा का जो मूल आधार है वो दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र आपका होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये शिक्षण की जो अवधारणाएं से जुड़ी छोटी सी कॉन्सेप्ट है, मैंने जिसको एक स्लाइड में आपको बताने का प्रयास किया, वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। एक बार मैं समराइज कर देता हूँ ताकि आपको और स्पष्टता यहाँ पर आ जाए। देखिए सबसे पहले पॉइंट में मैंने यही बताया कि शैक्षणिक प्रक्रिया को 3 प्रश्नों के आधार पर तय किया जाता है कि आखिर शैक्षणिक प्रक्रिया कैसी होगी, पहले भी मैंने बताया, जिसमें 3 पॉइंट आपके हैं, क्यों, कैसे और क्या। इसको भी मैंने एग्जाम्पल देके आपको समझाने का प्रयास किया। फिर मैंने आपको बताया कि क्यों का उत्तर सबसे महत्वपूर्ण होता है और ये जो है दर्शन शास्त्र जो है उसके द्वारा इसका जवाब दिया जाता है कि क्यों। जैसे कोई क्वेश्चन उठती है कि आखिर ये क्यों हो रहा है, फिर उसके बाद जैसे कैसे की बात की गई है, क्या है, तो यहाँ पर कैसे का जो उत्तर है वो मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के द्वारा दिया जाता है और क्या का जवाब जो है समाज शास्त्र के द्वारा दिया जाता है। जैसे कि ये क्या हो रहा है, तो अब कुछ ऐसी पारंपरिक चीज़ें भी हो रही हैं तो कुछ लोग उसके बारे में आपको बता सकते हैं कि क्यों क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें तो ये समाजशास्त्र के द्वारा पता चलता है। इसलिए हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि शिक्षा का जो मूल आधार है वो आपका दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से ये क्लियर हो गया होगा। आइए अगली स्लाइड को हम देखते हैं। अब हम इस स्लाइड में जो है शिक्षण से संबंधित जो विचारधाराएं हैं, पुरानी जो अवधारणाएं हैं, उनको भी देखते हुए चलेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जब भी आप शिक्षण कार्य करते हैं तो जो पहले की विचारधाराएं या अवधारणाएं हैं शिक्षण से संबंधित, उनको जान लेना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है शिक्षण जो आप प्रक्रिया करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले पॉइंट में मैंने क्या बताया कि आदर्शवाद एक अत्यंत प्राचीनवादी सिद्धांत है जिसका प्रभाव किसी न किसी रूप में जीवन के प्रत्येक पक्ष पर पड़ता है। तो जो आदर्शवाद है वो एक बहुत ही प्राचीनवादी सिद्धांत है। सिद्धांत का मतलब मैंने कई बार आपको बताया है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिनको हम जांचते हैं, परखते हैं और वैज्ञानिक जो कसौटी है उस पे उसको जांचते हैं, उसके बाद एक नियम बनाते हैं और नियम बनाने के बाद जो है जो नियम आप बनाते हैं उसी नियम को फॉलो करके दूसरा व्यक्ति जिस तथ्य के बारे में, जिस कॉन्सेप्ट के बारे में आपने जो नियम या सिद्धांत बनाया उसको समझ सकता है। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण से संबंधित जो आपका सिद्धांत है तो उसके लिए न्यूटन ने
नियम बनाए हैं जिसको फॉलो करके आप बड़े आसानी के साथ समझ सकते हैं कि कैसे ये जो ग्रेविटी है या गुरुत्वाकर्षण है वो काम कर रही है। इसी से संबंधित और भी अलग अलग विषयों में सिद्धांत दिए गए हैं। सिद्धांत का मतलब वही होता है जो जटिल तथ्य होते हैं उनको आपको एक सिस्टमेटिक वे में समझाने का प्रयास होता है। तो आई होप कि आप इसको समझ पा रहे होंगे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में मैंने यहां पर बताया कि अरस्तु के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक एवं बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाना है। तो देखिए यहां पर यह पॉइंट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आपको याद रखना है कि अरस्तु के अनुसार यानी अरस्तु ने बताया है कि शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वो व्यक्ति को नैतिक एवं बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाना है। यानी कि छात्र है या वो व्यक्ति है उसमें नैतिक जो बातें हैं या नैतिक जो समझ है वो डेवलप करना है। इसके साथ साथ जो बौद्धिक सद्गुण है, जो ज्ञान की बातें हैं वो उसके अंदर डालना है। फिर उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है कि व्यक्ति को ऐसे श्रेष्ठतम मूल्यों से अलंकृत करना है जो मानवता के लिए आवश्यक है। आदर्शवाद नैतिक मूल्यों, आध्यात्मिकता, आत्म अनुभूति, आत्म अनुशासन, व्यक्तित्व के उन्नयन पर बल देता है। तो देखिए बेसिकली यहाँ पर आदर्शवाद के अंतर्गत जो है क्या महत्व रूप से यहाँ पर बल दिया जाता है, तो याद रखना है कि व्यक्ति को ऐसे श्रेष्ठतम मूल्यों से अलंकृत करना है। यानी उसके अंदर ऐसे जो श्रेष्ठतम जो अच्छे मूल्य हैं जिससे वो समाज में अच्छे तरीके से रह सके, लोगों की मदद कर सके, सामाजिक जो सिस्टम है उसको अच्छे से फॉलो कर सके, उसको अलंकृत करना है जो मानवता के लिए आवश्यक है। अगर आप अच्छे से किसी को व्यवहार करना, अच्छे से बातचीत करना नहीं वो सिखाते हैं तो वो समाज में अलग तरीके से पेश आता है। तो यहीं पे बात की जा रही है कि मानवता के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। और आदर्शवाद जो है नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिकता, आत्मानुभूति, आत्म अनुशासन, व्यक्तित्व के उन्नयन पर बल देता है। तो देखिए नैतिक मूल्य को बढ़ाने का भी यह काम करता है या नैतिक मूल्य पर यह जोर देता है कि व्यक्ति के अंदर नैतिक मूल्य होने चाहिए। नैतिक मूल्य में लोगों का सम्मान करना, अच्छे से पेश आना, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़। आध्यात्मिकता, अपने आप को आत्म संतुलित रखना, अनुभूति, आत्म अनुशासन, अपने को अनुशासित रखना, डिसिप्लिन में रहना, इस पर जो है आदर्शवाद बल देता है। फिर इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है कि अध्यापक से अपेक्षाकृत अधिक आशाएं, कमजोर शिक्षण विधियां और सह शिक्षा और सर्व शिक्षा की अवहेलना आदि इसकी मुख्य कमियां रही हैं। अब देखिए आदर्शवाद की जो कमियां हैं उसके बारे में इस पॉइंट में मैंने बताने का आपको प्रयास किया कि अध्यापक से अपेक्षाकृत अधिक आशाएं, यानी कि जो शिक्षक है उससे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद लगा लेना कि जो छात्र के अंदर वो हर तरह से संभव परिवर्तन लाने में पूरी तरीके से सक्षम वो हो जाए, तो ये बहुत बड़ी कमी रही। देखिए सारा कुछ शिक्षक तो नहीं, शिक्षक एक उचित मार्गदर्शन दे सकता है, फिर उसके बाद जो छात्र होता है वो कहाँ पर उठता है, बैठता है, फिर परिवार का परिवेश क्या है वो भी डिपेंड करता है कि उसका व्यवहार कैसा होगा। तो यहाँ पर जो है अध्यापक से अपेक्षाकृत अधिक आशाएं, कमजोर शिक्षण विधियां जो है आदर्शवाद का जो है कमजोर कड़ी है यहाँ पर, और सह शिक्षा और सर्व शिक्षा की अवहेलना आदि जो है आदर्शवाद की मुख्य कमियां यहाँ पर बताई गई। उम्मीद करता हूँ आदर्शवाद आपको अच्छे तरीके से क्लियर यहाँ पर हो गया होगा। आइए अब आगे हम अगली स्लाइड को देखते हैं। इस स्लाइड में जो अगली शिक्षण से संबंधित विचारधारा है वो प्रकृतिवाद की है, तो इसे भी हम समझ लेते हैं। एक एक पॉइंट में करके मैंने सारा कुछ डिटेल आपको बता रखा है। सबसे पहले पॉइंट में मैंने क्या बताया कि इसमें प्रकृति को ही शिक्षक माना गया है और पुस्तकीय ज्ञान पर कम बल दिया जाता है। यानी कि कोई भी बच्चे का जब जन्म होता है तो एक सामाजिक परिवेश में, एक वातावरण में या एक प्राकृतिक परिवेश में वो आता है और प्रकृति से ही वो सब कुछ सीखने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर जो आपका पुस्तकीय ज्ञान है उसको कम महत्व दिया जाता है। प्रकृतिवाद की जो शिक्षण विधियां हैं या शिक्षण इस प्रकार से होता है, इसमें प्रकृति ही शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका में होती है। देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि बच्चा यदि वृक्ष पर चढ़ना चाहता है तो उसे ऐसा करने दें, गिरने से उसे अपनी भूल का एहसास होगा और यह एक प्रकार से शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण विधि है। तो जो प्रकृतिवाद की शिक्षण विधियां हैं वो एक तरीके से शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण विधियां हैं, इसमें छात्र केंद्र में होता है। यानी कि अगर बच्चा किसी पेड़ पे चढ़ना चाहता है और आप जो है उसे मना करें कि नहीं चढ़ो उस पे, नहीं तो गिरने के बाद आपको चोट लग जाएगी, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उसे पेड़ पे चढ़ना दिया जाए। अगर वो ऐसा करता है और उसके बाद गिरता है तो उसे अपनी भूल का एहसास हो जाएगा कि पेड़ पे हमें नहीं चढ़ना चाहिए था,
नहीं तो हम इस पे से गिरेंगे और हमें चोट लग जाएगी। तो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षक का कार्य छात्रों के विकास के लिए वातावरण तैयार करना होता है। यानी कि इस जो शिक्षण विधि यानी प्रकृतिवाद की जो शिक्षण विधियां हैं उसके अंतर्गत शिक्षक का जो महत्वपूर्ण कार्य होता है एक वातावरण तैयार करना होता है और उसी वातावरण में जो है छात्र सीखने का प्रयास करता है और उसका अच्छे से विकास भी होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें निषेधात्मक शिक्षा को भी सम्मिलित किया गया है जिसके अनुसार शिक्षार्थी को असत्य मार्ग से बचाना है। निषेधात्मक की मतलब पूरी तरीके से ये निषेध है, इन चीज़ों को आपको नहीं करना है, ये गलत ट्रैक है, गलत रास्ता, इस पे नहीं जाना है, ठीक है। तो इसमें निषेधात्मक शिक्षा को सम्मिलित किया गया है जिसके अनुसार शिक्षार्थी को असत्य मार्ग से बचाने का प्रयास करना है कि वो गलत ट्रैक पे न चला जाए। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया कि क्रिया द्वारा सीखना, अनुभव, इंद्रियों द्वारा शिक्षण, निरीक्षण, क्रीड़ा, ह्यूरिस्टिक, डाल्टन द्वारा प्रस्तावित शिक्षण विधियां मुख्य रूप से प्रकृतिवाद के अंतर्गत हैं। तो यहाँ पर कुछ शिक्षण विधियां क्रिया द्वारा सीखना यानी कुछ करके खुद से सीखना, अनुभव से सीखना, इंद्रियों द्वारा शिक्षण, निरीक्षण, क्रीड़ा, ह्यूरिस्टिक जो डाल्टन को विधियां हैं ये सारी प्रकृतिवाद की विधियां हैं। तो उम्मीद करता हूँ प्रकृतिवाद भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। आइए अब अगली स्लाइड को देखते हैं। अब इस स्लाइड में जो हम देखेंगे वो है आपका प्रायोजनवाद। प्रायोजनवाद की जो शिक्षण विधियां है इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब देखिए इसमें सबसे पहले पॉइंट में बताया कि प्रायोजनवाद के प्रतिपादक अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स जिनका यहाँ पर जीवन काल है 1842 से लेकर 1910 तक है, और जॉन डेवी और ब्रिटेन के डॉक्टर एस सिलर माने जाते हैं। तो ये जो प्रायोजनवाद का यहाँ पर विचारधारा है या अवधारणा आप कह लीजिए शिक्षण से संबंधित, इसके जो प्रतिपादक कौन है तो याद रखना है कि इसके प्रतिपादक जो है अमेरिका के प्रसिद्ध जो साइकोलॉजिस्ट या मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स हैं और जॉन डेवी और ब्रिटेन के डॉक्टर एस सिलर जो है माने जाते हैं। तो इसे आपको ऐसे ही याद रखना है क्योंकि ये फैक्ट है। फिर उसके बाद से अगला पॉइंट है कि प्रायोजनवादी सिर्फ व्यवहारिक जीवन से संबंध रखना ही उचित समझते हैं, उनके लिए ईश्वर, आत्मा, धर्म इत्यादि का कोई महत्व नहीं होता है। तो जो प्रायोजनवादी विचारधारा के लोग हैं या बेसिकली कहें कि ये किस पे ज़्यादा महत्व देते हैं एजुकेशन में, तो ये जो है व्यवहारिक जीवन के संबंध पर ज़्यादा महत्व देते हैं और इसमें ये ईश्वर क्या है, आत्मा, धर्म इत्यादि को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें है कि प्रायोजनवाद का कहना है कि इस संसार में यथार्थ यानी कि रियलिटी का ज्ञान संभव नहीं है। तो देखिए ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखना है कि प्रायोजनवाद का यह मानना है या कहना है कि संसार में यथार्थ या रियलिटी का ज्ञान देना संभव नहीं है। तो आई होप कि प्रायोजनवाद भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। देखिए प्रायोजनवाद में कुछ और पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, उसे भी हम देख लेते हैं। देखिए इसमें मैंने बताया कि प्रायोजनवाद इस धारणा पर विश्वास करता है कि मनुष्य परिकल्पना का प्रयोग करके ज्ञान के समीप पहुँच सकता है, यानी कि हाइपोथेसिस करके जो मूल ज्ञान है वहाँ तक पहुँचने का प्रयास कर सकता है। फिर उसके बाद से इस मत को मानने वाले अंधविश्वास का विरोध करते हैं, वे विज्ञान में विश्वास करते हैं किंतु यंत्रवादी नहीं होते हैं। तो प्रायोजनवाद को मानने वाले लोग जो है अंधविश्वास का पूरी तरीके से विरोध करते हैं और वे विज्ञान में विश्वास करते हैं किंतु यंत्रवादी वो नहीं होते। यंत्रवादी का मतलब मशीनीकरण जो आपका था, मशीनों पर बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं। फिर उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है कि इसी प्रायोजनवाद के आधार पर क्रियात्मक विद्यालय प्रणाली का आरंभ भी हुआ था। याद रखना है कि प्रायोजनवाद के आधार पर ही जो क्रियात्मक विद्यालय हैं, क्रियात्मक विद्यालय का जो सिस्टम है उसे डेवलप किया गया था या स्टार्ट किया गया था। तो आई होप कि आपको प्रायोजनवाद क्लियर हो गया। कहीं से भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं तो अपनी तरफ से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन जब तक सामने से फीडबैक नहीं आता तब तक कैसे मुझे पता चलेगा कि आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। और मैं भी अपनी टीचिंग में हमेशा कुछ न कुछ जो है नया करने का प्रयास करता हूं, चीज़ों को और आसान बताने का प्रयास करता हूं। आप भी एक शिक्षक के समान ही हैं। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बीएड भी किया होगा, बहुत सारे लोगों ने सीटेट, टेट, फिर उसके बाद हायर एजुकेशन की भी तैयारी कर रहे होंगे, नेट जेआरएफ के लिए, फिर उसके बाद से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो टीचिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको पता भी है, बस अपने आप को बूस्टअप करते रहना है, नई चीज़ों से अपडेट अपने आप को करते रहना है और सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन पर्यंत आपको सीखते रहना चाहिए। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। अब इस स्लाइड में जो है योग की जो अवधारणा है शिक्षण से संबंधित उसे हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि परंपरागत रूप से भारतीय दर्शन के 6 रूप माने जाते हैं, जिनमें योग एक है
और ऋषि पतंजलि को योग शास्त्र का रचयिता माना जाता है। अगर योग शास्त्र के बारे में बात की जाए भारत के अंदर तो इसके रचयिता कौन है, तो ये पतंजलि जी हैं, आपने नाम भी सुना होगा। और योग जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो योग जरूर करें आप। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो जागरूकता है वो फैलाई जाती है। इसके ऊपर डे भी मनाया जाता है 21 जून को, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को मनाया जाता है। तो आपको इसे भी याद रखना है, ये तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। और नेक्स्ट पॉइंट में मैंने यहाँ पर बताया कि योग मन की प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने की विधा है और यह मात्र शारीरिक व्यायाम नहीं है। देखिए, शारीरिक व्यायाम के लिए तो एक्सरसाइज आपका हो जाता है जिससे अलग अलग बॉडी के पार्ट्स जो हैं आपके, चाहे शोल्डर्स हो गए, थाई हो गए, नी, इस तरीके से आप एक्सरसाइज करके अपने शरीर को फिट रखते हैं। लेकिन योग एक अलग चीज़ है। योग से जो है आप तो शारीरिक व्यायाम तो होता ही है, लेकिन इससे आप अपने शरीर को संतुलित भी करते हैं, मन को शांत भी करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका। तो आप एक्सरसाइज और योग में जब ऐसे डिफरेंस करने को आए तो आप इजीली कर पाएंगे। दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। अब देखिए, इसमें नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि इसके 8 घटक हैं। यम या आत्मनियंत्रण, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो योग के जो है मुख्य रूप से 8 जो है घटक हैं, ये याद रखना है। तो ये 8 घटक कौन कौन से हैं? यम या आत्मनियंत्रण यानी खुद पे नियंत्रण करना, नियम यानी कि सिस्टम, नियम जो है रूल्स हैं उसे फॉलो करना, आसन, आसन का मतलब जो आपका पोस्चर है योग से संबंधित अलग अलग वो, और प्राणायाम आपका है, फिर प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान और समाधि। तो ये 8 घटक आपको याद रखने हैं योग के। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि योग के इन घटकों का अनुसरण करते हुए अज्ञान को दूर किया जा सकता है एवं ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। जब योग के ये जितने भी घटक हैं अगर आप इसे फॉलो करते हैं, इसका अनुसरण करते हैं, तो अपने अंदर जो अज्ञानता है उसको आप दूर कर सकते हैं और जो सही ज्ञान है उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि योग की ये जो अवधारणा है ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सारा कुछ मैंने मेंशन कर रखा है और आपको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। अब देखिए, इस स्लाइड में जो है अस्तित्ववाद की जो अवधारणा है उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है, अस्तित्ववाद यानी कि खुद के बारे में या खुद की जो अंदर जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में ये बातें बताई जा रही है। यानी छात्र के अंदर जो क्षमताएं हैं उससे उसे अवगत कराना, वो अपनी शक्ति को पहचान सके ताकि वो अपना जो है बेस्ट दे सके। तो बेसिकली ये इस प्रकार से काम करता है आपका शिक्षण में। अब देखिए, सबसे पहले पॉइंट में मैंने क्या बताया कि इसके मुख्य जो प्रतिपादक हैं वो किर्केगार्ड हैं और इनका कहना है कि याद रखना है कि अस्तित्ववाद के मुख्य प्रतिपादक कौन है? किर्केगार्ड हैं। और इनका कहना है कि मेरा अस्तित्व है क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूं, इसलिए मैं सोचता हूं कि मेरा अस्तित्व है। तो ये कोटेशन आपको याद रखना है कि मेरा अस्तित्व यानी कि आपका अस्तित्व है क्योंकि आप ऐसा सोचते हैं, इसलिए मैं सोचता हूं कि मेरा अस्तित्व है। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और देखिए, इसके बाद से जो अगला पॉइंट इसमें है कि इसमें व्यक्तिवाद पर अधिक बल दिया जाता है। यानी व्यक्तिवाद जो है उस पर ज़्यादा बल दिया जाता है अस्तित्ववाद में, क्योंकि व्यक्ति की बात हो रही, खुद के अस्तित्व का मतलब कोई व्यक्ति होगा तभी तो उसका कुछ अस्तित्व होगा। फिर देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर मैंने बताया कि अस्तित्व को बनाए रखने या पूर्णता लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वयं संघर्ष करना पड़ता है और अस्तित्ववाद का मूल मंत्र है अपने आप को जानो। तो याद रखना कि अस्तित्ववाद का जो मूल मंत्र है वो खुद को पहचानना है। जब तक आप खुद को पहचानेंगे नहीं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इस तरीके से समझिए कि कोई व्यक्ति है, चाहे आप छात्र ही हैं, तो आपके अंदर क्या डिजायर है और किस प्रकार की शक्ति है जिसका आप इस्तेमाल करके अपने लक्ष्य को जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको रुचि भी है या नहीं? एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा क्योंकि ये लास्ट स्लाइड आपका चल रहा है। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अपने बारे में नहीं पता होता है और जो उनको बातें बताई जाती हैं समाज के द्वारा या अपने लोगों के द्वारा, वो उसी प्रकार से ट्रीट करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। उसी प्रकार से वो लक्ष्य भी अपना निर्धारित करते हैं। कभी व्यक्ति को या जो छात्र होते हैं खासतौर से आज के समय में, वो खुद से अंदर से पूछे कि उनका लक्ष्य एक्चुअल में क्या है, यानी कि वो किस रास्ते पे जाना चाहते हैं, कौन सा जो है वो जो फील्ड है जिसमें वो बेहतर कर सकते हैं। तो कुछ छात्र अपने जीवन में इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वो अपने सही लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर पाते। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा पेंटर है
और वो बहुत ही फेमस है पूरे विश्व में, और उसके बाद से उससे कहा जाए कि आप किसी और फील्ड में बेहतर कार्य करके दिखाइए तो शायद वो न कर पाए। तो उसी प्रकार से आपको अपने अंदर की जो क्षमता है उसे पहचानना है कि आप किस फील्ड में ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, फिर उसी को निखारने के लिए जो कोच होते हैं, शिक्षक, उस फील्ड के एक्सपर्ट, वो काम करते हैं और आप उस काम में काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो दूसरे की इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी जो है वो काम करने लगते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस गलत रास्ते की तरफ आगे बढ़ते हैं और वो जीवन में असफल होते हैं, और फिर वो ये समझ नहीं पाते हैं कि मैं असफल बार बार क्यों हो रहा हूं। तो हो सकता है कि वो आपकी इच्छा ना हो, आप किसी और फील्ड के लिए बने हों और उस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा बेहतर कर सकें। तो उम्मीद करता हूं कि ये इसी से रिलेटेड था जो मैंने पॉइंट आपको बताया। और बेसिकली हर व्यक्ति को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि कोई खिलाड़ी है और शीर्ष स्थान उसने अपना स्थापित किया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और उसे अपने शीर्ष स्थान को बनाए रखने के लिए हमेशा निरंतर मेहनत करना पड़ता है। अगर वो थोड़ा सा भी उसका परफॉर्मेंस खराब होगा तो उसका जो स्तर है पहले नंबर का वो डाउन होकर नीचे आने लगेगा। इसलिए यहाँ पर ये बात की गई है कि स्वयं संघर्ष करना पड़ता है। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है कि शिक्षकों का कर्तव्य बनता है कि वे छात्रों में मौलिकता, सृजन शक्ति, सक्रियता, मानवतावादी दृष्टिकोण आदि उत्पन्न करने में सहायक बने। तो यहाँ पर शिक्षकों का जो मेन कर्तव्य होता है, अस्तित्ववाद की जो अवधारणा है उससे संबंध में यहाँ पर बताया गया कि छात्रों के अंदर जो मौलिकता है, जो सृजन शक्ति है, खुद से चीज़ों की सृजन करने के बारे में सोचें, सक्रियता, क्रिएटिविटी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, मानवतावादी दृष्टिकोण, इसको उत्पन्न करने में मदद करना चाहिए ताकि वो अपने अंदर की चीज़ों को जान सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको अस्तित्ववाद भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी चीज़ों को समझ सकते हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में मेंशन किया गया है उसी के अनुसार हम आगे चलते हुए यहाँ पर चलेंगे, क्योंकि अभी बहुत कुछ हमें पढ़ना है। टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, और भी कई सारे यूनिट है। तो जो सिलेबस में मेंशन किया गया है उस टॉपिक को डेप्थ में थोड़ा सा समझने का हम प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। ये लास्ट स्लाइड था यहाँ पर शिक्षण की अवधारणाओं के अंतर्गत। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। वहाँ पर भी मैं आपके जो कमेंट्स को पढ़ता हूँ, आपकी जो सजेशंस होते हैं और जो आपके फीडबैक होते हैं, सबके मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ। किसी और लाइक करने का मैं प्रयास करता हूँ ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि मैंने आपका कमेंट रीड कर लिया है, और ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि सभी के जवाब दे पाऊँ। तो ये वीडियो का सेशन यहाँ पर कंप्लीट आपका होता है। तो वीडियो से जुड़ा अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। बाकी वीडियो को और कैसे भी इन्हेंस किया जाए, यानी कि इसमें और भी बेहतरी या इसमें सुधार किया जाए, उसके बारे में भी अगर आपके पास बहुत ही अच्छे सुझाव हैं तो आप सभी को यहाँ पर मैं आमंत्रित करता हूँ, कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव मेरे साथ साझा जरूर करें। और वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करके जो है हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इन वीडियो से हेल्प मिल सके। क्योंकि जो कुछ भी मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको अगर लाभ मिल रहा है तो जिम्मेदारी है आपकी दूसरों को शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिले। और एक बात मैं यहाँ पर और बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टेलीग्राम जो ग्रुप है उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप वीडियो की जो अपडेट्स है और वीडियो के लिंक जो है वहाँ से प्राप्त कर पाएंगे, और पीडीएफ भी। और अगर आप चाहो तो यहाँ पर जैसे ज़्यादा नहीं 8-9 स्लाइड होती हैं, आप इनको स्क्रीनशॉट लेके भी जो है आप इसे रख सकते हैं, इसे नोट डाउन कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो कुछ तो मेहनत खुद से करनी पड़ेगी ताकि दोनों तरफ से मेहनत करने के बाद आपका जो मुकाम है वहाँ तक आपको पहुँचाया जा सके। और इसके साथ ही साथ चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा यहाँ पर, और जो बेल आइकन का बटन होता है आपका यहाँ पर, उसको आपको क्या करना है, प्रेस कर लेना है न्यू वीडियो की अपडेट्स को यहाँ पर पाने के लिए। ठीक है, तो अगर आप जैसे सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं तो क्या होता है कि जो नई वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको प्रॉपर वे में नहीं मिल पाती है। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।